हेलो मेरे प्यारे कंपटीशन एग्ज़ाम देने वाले साथियों, आप सभी का स्वागत है। और आज अपन जो चर्चा करने वाले हैं पशु परिचर की जो क्लास नंबर सेकंड है उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। क्लियर? देखो मैं आपको बता देता हूँ। पशु परिचर एग्ज़ाम में जो है ना, पार्ट ए जो है आपका 105 नंबर का है। कितने नंबर का है? 105 नंबर का पार्ट ए है और पार्ट बी आपका 45 नंबर का है। ठीक है। पार्ट ए के अंदर क्या क्या शामिल है तो मैं पहले भी बताया मैंने आपको, राजस्थान जीके और आपका साइंस, मैथ्स और करंट है। तो मैं बता सकता हूँ कि साइंस के आपके ज़्यादा सवाल नहीं बनने वाले हैं। ठीक है, 10 से 12 सवाल साइंस के, मैथ्स के भी इतने ही बनेंगे और करंट के भी आपके 5 से 10 सवाल बनेंगे। बाकी पूरा राजस्थान जीके पूछा जाएगा। लगभग 75 प्लस क्वेश्चन जो बनने वाले हैं राजस्थान जीके के बनने वाले। और उसी राजस्थान जीके यानी पार्ट ए की मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तैयारी कराऊंगा। सर कैसे बेहतरीन तैयारी? पहले वीडियो को पूरा सुनना, मैं कहना क्या चाहता हूँ मेरी बात को। देखो, लोग आपको टॉपिक वाइज करवाएंगे। मैं आपको आरएसएसबी बोर्ड के जो सबसे पहला पेपर हुआ था 2016 से लेकर, ठीक है, जिसकी ऑफिशियल की साइट पर उपलब्ध है, वहाँ से लेकर 2024 तक के सभी पेपर हल करवाऊंगा। और इसके बाद देखो भाई, 2016 से लेकर 2024 तक के सभी पेपर हल करवाऊंगा। और इसमें से अगर आपका एक भी क्वेश्चन छूट जाता ना तो आप मुझे बता देना। पूरा राजस्थान जी के क्लियर करेंगे, उसमें आप जियोग्राफी भी पढ़ोगे यानी भूगोल, उसमें आप हिस्ट्री भी पढ़ोगे, इतिहास, उसमें आर्ट एंड कल्चर यानी कला एवं संस्कृति के भी सारे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं। जो साथी और जो कैंडिडेट जो एस्पिरेंट है, वो अगर मन लगा के पशु परिचर में अगर पढ़ाई कर रहा है और पशु परिचर की भर्ती के प्रति पूरा समर्पित होकर अगर अपना समय दे रहा है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको एक सीट चाहिए बस, ठीक है, 5,934 सीटें हैं ना आपकी, 5,934 सीटों में से आपको तो एक सीट चाहिए, तो उसी एक सीट को पाने के लिए मैं बेहतरीन तैयारी आपकी करवाऊंगा। और सारा अपन लगभग 360 डिग्री कवर करेंगे, एक भी क्वेश्चन में छोड़ने वाला नहीं हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं है तो एक बार क्लास को थोड़ा सा देखना, इस क्लास को, आपको विश्वास हो जाएगा। तो बढ़ते हैं। आज का जो पेपर है आपका जीएन का पेपर है, ये 2016 में हुआ था, 21 अगस्त 2016 को हुआ था। इसमें आपके राजस्थान जीके के जो टॉप क्वेश्चन, टॉप 40 क्वेश्चन पूछे गए थे, उन्हीं को अपन अच्छे से हल करने वाले हैं। तो ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हुए सीधे ही क्लास पे आ जाते हैं। साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ है, ये आपको बताना है। तो देखो, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो साबी नदी के तट पे प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ है, तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जोधपुरा सभ्यता। कौन सी सभ्यता? जोधपुरा सभ्यता। अब देखो, जोधपुरा सभ्यता की मैं बात कर लूँ तो ये जोधपुरा स्थल आपके जयपुर में पड़ता है, पहले तो आपको क्लियर रखना। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। कौन सी नदी के किनारे, मैंने बता दिया आपका, साबी नदी के किनारे। क्लियर? बिल्कुल आपको याद रखना। इसका उत्खनन किसने किया था? तो 1972 से 75 के मध्य किसके द्वारा? आर सी अग्रवाल और विजय कुमार के द्वारा। एक तो आर सी अग्रवाल थे, दूसरा आपके विजय कुमार, दो उत्खनन करता थे, आर सी अग्रवाल और विजय कुमार के द्वारा आपका उत्खनन किया गया। और अगर यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ तो मैं आपको बता देता हूँ। उत्खनन के दौरान यहाँ देखो, गहरिक रंग के पानी पीने के बर्तन भी मिले, कटोरे भी मिले और तस्तरियाँ भी मिली। इसके अलावा लोहे के शस्त्र मिले हैं, लोहे के तीर मिले हैं, लोहे की कीलें मिली हैं और चूड़ियों के टुकड़े मिले हैं। शंख से जो चूड़ियाँ बनी हुई होती हैं ना, वो टुकड़े यहाँ से आपको प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कुबड़ वेल की आकृति आपको यहाँ से प्राप्त हुई है। इसके अलावा जोधपुरा सभ्यता जो है एक लौह युगीन सभ्यता। कैसी सभ्यता है? लौह युगीन सभ्यता। आपको याद रखना, जोधपुरा सभ्यता जो है लौह युगीन सभ्यता है। और यहाँ लोहा गलाने की भट्टियाँ भी आपको प्राप्त हुई। कौन सी? लोहा गलाने की भट्टियाँ यहाँ से प्राप्त हुई है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो, यहाँ से देखो आपको कपीस्वरणी मर्द पात्र भी मिले हैं। ठीक है, जिनका सीधा संबंध किससे था? सैंधव सभ्यता से था। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना, सवाल बन सकता है। और यह मकानों की छतों पर टाइलों का प्रयोग किया जाता था और छप्पर छाने के चिन्ह भी यहाँ से मिले। छप्पर होते हैं ना, छप्पर, छपरे डाले हुए रहते, ग्रामीण इलाकों में रहते, वैसे शहर में नहीं रहते। तो ये यहाँ से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा देखो, मैं आज आपको इम्पोर्टेंट सभ्यताएं बताने वाला हूँ। इससे पहले देखो, गिलुंड तो आपका राजसमंद में पड़ती है, जोधपुर आपकी जयपुर में पड़ती है, नगरी आपकी चित्तौड़गढ़ में पड़ती है, बरौर जो पड़ती है श्री गंगानगर में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? श्री गंगानगर में।
ये चारों ही आपके पुरातात्विक स्थल कह दो या सभ्यताएं कह दो, मैंने आपको बता दिया। अब देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताता हूँ जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बड़े ही इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल आपको याद रखना ही होगा। देखो, आज मैं चर्चा करने वाला हूँ आपके जिले वाइज जो सभ्यता है ना उसके बारे में चर्चा करने वाला हूँ, जो कि बिल्कुल आपको याद रखना है। देखो, गंगानगर, सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे गंगानगर से ही। राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला है ना आपका गंगानगर। गंगानगर की एक ट्रिक है जो याद रखनी है आपको, ठीक है। आपको याद रखना ABCD और T। ए से आपको अनूपगढ़ सभ्यता, बे से आपका बरौर सभ्यता, सी से आपका चक सभ्यता, डी से आपका डेरा सभ्यता और टी से आपका तरखन वाला सभ्यता। ये चारों ही सभ्यता कह दो या पुरातात्विक स्थल कह दो, ये पांचों जो स्थल है ना ये आपके गंगानगर में पड़ता है। क्लियर। इसके बाद में आ जाता हूँ हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ की बात करूँ तो कालीबंगा, कालीबंगा के साथ पीलीबंगा, पीलीबंगा के साथ रंग महल। ये तीन जो सभ्यताएं हैं ये कहाँ है आपकी, तो ये हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। कालीबंगा, पीलीबंगा, रंग महल। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ झुंझुनू की। तो झुंझुनू के अंदर आपकी है कौन सी, सुनारी। इसके बाद में बात कर लेता हूँ आपके नीम का थाना की। तो नीम की थाना में आपकी है गणेश्वर, पहले सीकर में पड़ती थी अब नीम का थाना में शामिल होगी। और जयपुर की मैं बात कर लेता हूँ तो बैराट, बैराट आपकी है ना कोटपुतली बहरौड जिले में शामिल हो गई, ठीक है। जोधपुर आपकी जयपुर ग्रामीण में पड़ती है। नलियासर भी आपकी जयपुर ग्रामीण के अंदर ही पड़ती है। टोंक की बात कर लो तो टोंक के अंदर एक तो रेड है एक नगर है। चित्तौड़गढ़ की बात कर लो तो नगरी सभ्यता जो है ना आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर है। बूंदी की बात कर लो तो गरदड़ा पुरातात्विक स्थल, कौन सा, गरदड़ा पुरातात्विक स्थल बूंदी में पड़ता है। कोटा की बात कर लो तो आलनिया सभ्यता और तिपटिया सभ्यता आपकी कहाँ पड़ती है, कोटा के अंदर पड़ती है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ झालावाड़, झालावाड़ के अंदर आपकी खानपुरा सभ्यता भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। कौन सी सभ्यता, खानपुरा सभ्यता कहाँ पड़ती है, झालावाड़ में। अलवर की बात कर लूँ तो डडीकर सभ्यता या डडीकर पुरातात्विक स्थल कहाँ पड़ता है, अलवर में, डडीकर है ना, बिल्कुल आपको याद रखना। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ भरतपुर की। देखो भरतपुर में एक तो आपकी है दर, दूसरी है आपकी बयाना। बयाना भी कहाँ पड़ती है, भरतपुर में पड़ती है। नौ कहाँ पड़ती है, नौ सभ्यता भरतपुर में पड़ती है। एक सभ्यता है मल्ला, ये मल्ला सभ्यता भी आपकी भरतपुर में पड़ती है। दर, बयाना, नौ, मल्ला, ये चारों सभ्यता या पुरातात्विक स्थल आपके भरतपुर में। सवाई माधोपुर की बात कर लूँ तो सवाई माधोपुर में पड़ती है कोलमाली। कौन सी माली भाई, कोलमाली। कोलमाली सभ्यता पड़ती है आपके सवाई माधोपुर के अंदर, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ जैसलमेर। जैसलमेर के अंदर देखो जो पुरातात्विक स्थल है ना एक तो आपका है सानू, ठीक है। सानू के अलावा मैं बात करूँ तो ओला, ओला के अलावा मैं बात करूँ तो पारवार। ये जो पुरातात्विक स्थल है ये जैसलमेर के अंदर है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ बीकानेर की। तो बीकानेर में एक तो आपकी कौन सी है, साबनिया, एक तो साबनिया है और दूसरी में बात कर लूँ तो सौंथी सभ्यता। कौन सी, सौंथी सभ्यता का संबंध आपका बीकानेर से है। इसके अलावा बाड़मेर की मैं बात करूँ तो तिलवाड़ा सभ्यता बाड़मेर में पड़ती है। जोधपुर की मैं बात करूँ तो मंडोर पुरातात्विक स्थल या सभ्यता जोधपुर में पड़ती है। सिरोही की मैं बात कर लेता हूँ तो सिरोही में कौन सी सभ्यता आपकी, सिरोही के अंदर आपकी सभ्यता है कौन सी वाली, चंद्रावती। कौन सी, चंद्रावती पुरातात्विक स्थल आपका कहाँ पड़ता, तो ये बिल्कुल आपका सिरोही के अंदर पड़ता है। या तो पुरातात्विक स्थल कह दो या सभ्यता कह दो, एक ही बात है, बार बार नहीं बताऊंगा मैं आपको, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होला। भीनमाल में जो कौन सी, जालोर के अंदर जो पड़ती है आपकी भीनमाल पड़ती है। पाली में आपकी नाडोल है और इसके अलावा अजमेर में आपका बूढ़ा पुष्कर है। भीलवाड़ा में आपकी ओजियाना और बागोर है। राजसमंद में आपका गिलूंड है। इसके अलावा उदयपुर की अगर मैं बात कर लूँ तो उदयपुर में तीन सभ्यता, एक तो आपकी आहड़, एक आपकी ईसवाल और एक आपकी बालाथल। ये तीन सभ्यताएं जो पड़ती है आपकी उदयपुर के अंदर पड़ती है। कहाँ पड़ती है भाई, उदयपुर में पड़ती है। तो बिल्कुल मैंने जिले वाइज सारी सभ्यताएं आपकी क्लियर कर दी है। अब आपका कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है, ये आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल अगर मैं बात करूँ तो डॉक्टर भंडारकर, कनिंगम, डॉक्टर ओझा और सीवी वेद। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दूसरे का आपका बिल्कुल राइट आंसर मान रहा है डॉक्टर भंडारकर को। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन इसके बारे में चलो थोड़ा सा मैं आपको बता ही देता हूँ, वैसे ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी अपन इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इसके बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो देखो, आज अपन बात करेंगे चौहान वंश की उत्पत्ति के बारे में। देखो, चंद्रप्रदाय का जो आपका पृथ्वीराज रासो है वो बताता है कि चौहान जो
इनकी उत्पत्ति हुई कौन से अग्निकुंड से, इनकी उत्पत्ति हुई कहाँ से हुई भाई, अग्निकुंड से इसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। जबकि सूर्यवंशी बताया चौहानों को, सूर्यवंशी किसने बताया, तो देखो चौहानों को जो सूर्यवंशी बताया ना, हमीर रासो, जोधराज और जगदीश प्रसाद गहलोत, और एक जो हर्ष का शिलालेख है उसमें सूर्यवंशी का चौहानों को। विदेशी कितने बताया, तो कर्नल जेम्स टोड ने विदेशी बताया है, ठीक है। द एनल्स ऑफ एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के अंदर आपका लिखा हुआ। ब्राह्मण वंशीय देखो, एक तो आपके डॉक्टर भंडारकर ने, इसके अलावा डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने और दशरथ शर्मा ने भी चौहानों को ब्राह्मण वंशीय बताया, बिल्कुल आपको याद रखना। एक बिजोलिया शिलालेख है उसमें चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया। ये सारे सवाल एग्जाम में बना हुआ है, इसको हल्के में मत लेना, नोट्स तैयार करना। दूसरी क्लास है, एक क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने दूंगा, बहुत शानदार तरीके से अपन पढ़ने वाला है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से शेयर करें। राजस्थान जी के आपका पूरा क्लियर करवा दूंगा मैं, कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3, कवि वर्ष की उपाधि किस राजा को दी गई। तो कवि वर्ष की जो उपाधि दी गई किसे दी गई, तो कवि वर्ष की जो उपाधि दी गई राजा मूंज को दी गई भी, ठीक है। राजा मूंज जो कि एक परमार वंश के शासक थे, ठीक है, बिल्कुल इनको याद रखना। इसके अलावा इनकी एक और उपाधि थी वाकपति मुंज, कौन सी, देखो लिख के बता देता हूँ मैं, वाकपति मुंज, ये भी इनकी उपाधि थी। इनके अलावा इनको उत्पल राज के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा कब हुआ था। तो चित्तौड़गढ़ का जो तीसरा शाखा हुआ था आपका, वो हुआ था 1567 में। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। कब हुआ था, 1567 के अंदर हुआ था, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। देखो वैसे आपके चित्तौड़ के अंदर है ना 3 शाखे हुए थे, कितने शाखे हुए, चित्तौड़गढ़ में आपके, चित्तौड़गढ़ में आपके 3 शाखे हुए, और तीसरा शाखा आपका कब हुआ था, तीसरा शाखा 1568 में हुआ था, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। तो पहले शाखे की अगर मैं बात कर लेता हूँ, तो देखो पहला शाखा हुआ था आपका 1303 के अंदर, कब हुआ था, 1303 में, बिल्कुल आपको याद रखना 1303 में। दूसरा शाखा जो हुआ था आपका 1534 के अंदर, और तीसरा शाखा जो हुआ था 1567 में। और कभी कभी 68 भी आ जाता है, अगर ऑप्शन में 67 नहीं है तो 68 सही है, बाकी आपका 67 ही राइट आंसर है। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, उस समय जो चित्तौड़गढ़ के आपके शासक थे रावल रतन सिंह थे। दूसरा महाराणा विक्रमादित्य के शासनकाल में आक्रमण किया था, गुजरात के जो बहादुर शाह थे ना, उन्होंने आक्रमण किया था, ठीक है। और तीसरा शाखा 1567-68 में अकबर ने आक्रमण किया था, भाई मुगल बादशाह अकबर ने आक्रमण किया था, बिल्कुल आपको याद रखना है, तीनों ही शाखे बड़े इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चल फिर शाह की दरगाह कहाँ स्थित है। तो चल फिर शाह की दरगाह चित्तौड़गढ़ में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में बनता है सवाल। तो चल फिर शाह की दरगाह कहाँ स्थित है, ये आपके चित्तौड़गढ़ में है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है, अजमेर के अंदर स्थित है, कहाँ स्थित है, अजमेर में। और सुल्तान उत तारिकीन की दरगाह हमीमुद्दीन की दरगाह कहाँ स्थित है, तो नागौर के अंदर स्थित है, कहाँ स्थित है, नागौर के अंदर। और दरगाह हज़रत अमानी शाह की दरगाह आपकी जयपुर में पड़ती है, अमानी शाह की दरगाह जयपुर में पड़ती है, 4 दरगाहें मैंने आपको बता दी। इसके अलावा दरगाह हिशामुद्दीन की जो दरगाह पड़ती है वो सांबर झील जयपुर के अंदर पड़ती है, आपकी कहाँ पड़ती है। और एक है आपके मौलाना जियाउद्दीन साहब, जियाउद्दीन की जो दरगाह पड़ती है ना, जियाउद्दीन, जियाउद्दीन की दरगाह पड़ती है, ये भी आपकी कहाँ पड़ती है, तो ये भी आपके जयपुर में पड़ती है, पूछा हुआ सवाल है एग्जाम में। और एक फेमस दरगाह है हजरत शक्कर बाबा की दरगाह, कहाँ पड़ती है, शक्कर बार बाबा की जो दरगाह पड़ती है नरहड़ झुंझुनू में पड़ती है भाई, कहाँ पड़ती है, नरहड़ झुंझुनू के अंदर पड़ती है, ये भी सवाल एग्जाम में बना हुआ है। तो ये सारी दरगाहें आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक आपके डूंगरपुर के गलियाकोट में फ़खरुद्दीन, बाबा फ़खरुद्दीन की दरगाह बनी हुई है गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और इसे अपन देख लेते हैं। घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली क्या है। तो घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली क्या है। तो ये तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्जों के नाम है, ठीक है। वैसे तारागढ़ के अंदर 14 बुर्जें थी, उसमें से जो इंपॉर्टेंट बुर्जें थी 4, घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा और इमली, ये क्या थी, बुर्जें थी। अब देखो मैं अगर तारागढ़ की थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, तो तारागढ़ का जो निर्माण हुआ 7वीं शताब्दी में हुआ था, कौन सी शताब्दी में हुआ था, 7वीं शताब्दी में, बिल्कुल आपको याद रखना है। और चौहान शासक अजय राज ने इसका निर्माण करवाया था, किसने करवाया था, अजय राज ने, आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो इसका नाम देखो, इसका नाम पहले था अजय मेरू, क्या था, अजय मेरू इस दुर्ग का नाम था, लेकिन
एक शासक हुए थे मेवाड़ के, पृथ्वीराज, जिसे उडना राजकुमार भी कहा जाता है, राणा रायमल के पुत्र थे। उन्होंने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इसका नाम तारागढ़ रखा था। बिल्कुल आपको याद रखना है। क्लियर। दूसरे देखो, यह तारागढ़ पे आपके घोड़े की मजार भी बनी हुई है, और तारागढ़ के जो प्रथम आपके गवर्नर थे ना, मीर सैयद हुसैन किंग्सवार थे, ठीक है। उनका जो घोड़ा था, उनकी मजार ही आपकी यहाँ बना हुई है। इसे राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। तारागढ़ को क्या कहा जाता है? राजस्थान का जिब्राल्टर के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो, अरावली का अरमान भी इसे ही कहते हैं, राजस्थान का हरदे भी कहते हैं, राजपुताना की कुंजी भी इसे ही कहा जाता है। इसके अलावा देखो, यह दो झालरे हैं जहाँ से सवाल बना हुआ आपका। देखो, नाना साहब का झालरा, नाना साहब का झालरा कहाँ स्थित है? तो तारागढ़ में स्थित है। और एक है आपका कौन सा? बड़ा झालरा। तो बड़ा झालरा भी आपका कहाँ पड़ता है? तारागढ़ के अंदर पड़ता है। दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको बिल्कुल याद रखना है। और इसे राजस्थान का जो दूसरा जिब्राल्टर कहा था, वो किसने कहा था? तो वो विशब हैबर ने कहा था। किसने कहा था? विशब हैबर ने। आपको बिल्कुल याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चरणदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ यानी प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? तो चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ आपकी दिल्ली में, जबकि पहले ये डेरा गांव अलवर में थी, क्योंकि डेरा गांव अलवर में ही संत चरणदास जी का जन्म हुआ था। और संत चरणदास की दो शिष्य है जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। एक तो आपकी सहजो बाई, कौन सी बाई? सहजो बाई। और एक आपकी दया बाई। एक तो दया बाई और एक सहजो बाई। ये संत चरणदास जी की शिष्या है, जो कि बार बार एग्जाम में आपको पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आपके सामने है। नागौर का बू गांव किस लिए प्रसिद्ध हुआ करता था, ये आपको बताना है। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा, मिट्टी के खिलौने के लिए। किसके लिए फेमस था भाई? नागौर का आपका बू गांव जो है, वो आपका किसके लिए फेमस है? तो बिल्कुल मिट्टी के खिलौने आपके यहाँ बनाए जाते थे। बिल्कुल आपको याद रखना, नागौर का जो बू गांव है, मिट्टी के खिलौने के लिए फेमस था। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। नहीं जानते कि इतना बड़ा मुद्रित ग्रंथ भारत की ही क्या जगत की किसी भी भाषा में है या नहीं? उपयुक्त कथन किस ग्रंथ के बारे में कहा गया है? तो 9 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राग कल्पद्रुम के बारे में कहा गया। किसके द्वारा? राग कल्पद्रुम के बारे में, जिसके रचयिता कौन है? कृष्णानंद। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने, ये लो। पोत हाकर सरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो पोत हाकर सरी, बलेवड़ा, खुगाली, ये सारे आपके गले के अंदर पहना जाता है। कहाँ? गले में। नाक से एक सवाल बना था अभी कि बुल्लाक आभूषण कहाँ पहना जाता? आरएसएसबी बोर्ड के द्वारा ये सवाल पूछा था। तो बुल्लाक आपका नाक में पहना जाता है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। ओगनिया भी बना हुआ सवाल, ओगनिया कहाँ पहना जाता है? ओगनिया जो पहना जाता है आपका, बिल्कुल कान के अंदर पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? कान के अंदर। इसके अलावा पैरों की मैं बात कर लूँ तो देखो, हीरामेन आभूषण जो कहाँ पहना जाता है आपका? हीरामेन आभूषण ये आपका पैरों के अंदर पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है गाइस? तो बिल्कुल पैरों के अंदर आपका पहना जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं। कुचामनी ख्याल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो 11 की मैं बात करूँ तो देख लेते हैं अपन। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम थे, ये तो बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, इसके अलावा इनमें पुरुष पात्र स्त्री के चरित्र का अभिनय करते, यानी स्त्री की भूमिका भी पुरुष निभाते, बिल्कुल सही है। इसके कलाकार चेतराम, हमीद बेग और ताराचंद, ये गलत है भाई, ये बिल्कुल गलत है आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इनमें नर्तक ही गाने गाते थे, ये बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर आपके बांसवाड़ा में है, जो कि आपके प्रथम राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की आराध्य देवी भी है। बिल्कुल आपको याद रखना है। और ये बांसवाड़ा के कहाँ पड़ती है? तलवाड़ा में पड़ती है भाई। ये स्थान भी आपका पूछा हुआ, तलवाड़ा में पड़ती है और काले पत्थरों से बनी मूर्ति है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्यार्थी यूथ लीग 1929 ईस्वी में स्थापना दिल्ली में किसने की थी, ये आपको बताना है। तो विद्यार्थी यूथ लीग की जो स्थापना की गई थी, वो किसके द्वारा की गई थी? टीकाराम पालीवाल के द्वारा आपकी की गई थी, जो कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। बिल्कुल आपको याद रखना है। और राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे।
डावी और जीमनी सामंतों की श्रेणी राजस्थान में कहाँ प्रचलित थी? डावी और जीमनी जो सामंतों की श्रेणी थी वो जैसलमेर में थी भाई। कहाँ थी? जैसलमेर में आपकी प्रचलित थी। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है आपको बताना है, तो देखते हैं। जैसलमेर के मीठालाल व्यास थे, बिल्कुल सही। कोटा के नेनूराम शर्मा थे, बिल्कुल सही। जयपुर के कपूरचंद पांडे थे। बूंदी के गोपीलाल यादव नहीं थे। गोपीलाल यादव तो आपके भरतपुर से संबंधित थे। तो बूंदी के थे कांतिलाल। कौन थे? कांतिलाल। तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका सुमेलित नहीं। कौन थे भाई? कांतिलाल थे बूंदी के, बिल्कुल आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। राजस्थान के एकीकरण में भरतपुर धौलपुर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी में कौन शामिल नहीं था, यानी सम्मिलित नहीं था? तो 16 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखो, डॉक्टर शंकर राव देव थे, आर के सिद्धावा भी थे, प्रभु दयाल भी थे, लेकिन एम एस जैन नहीं थे। ऑप्शन नंबर 4 जो है ना आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की थी? तो इसकी जो स्थापना करी थी वो दशरथ शर्मा ने करी थी। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये बीकानेर में पड़ता है आपका। कहाँ पड़ता है? बीकानेर में। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है आपको बताना है। एक तरफ राज्य, एक तरफ आपको पीए यानी पॉलिटिकल एजेंट। उदयपुर के सीएल सावर्स थे, बिल्कुल सही। कोटा के मेजर बर्टन थे, बिल्कुल सही है। भरतपुर के मेजर निक्सन थे, बिल्कुल सही है। जयपुर के मेजर ईडन थे भाई, लॉरेंस नहीं थे। कौन थे? मेजर ईडन। मेजर ईडन थे। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेजर ईडन। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। भरतपुर के कौन थे? मेजर निक्सन थे, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है जो कि आपके सामने ये रहा। भगत आंदोलन किस क्षेत्र में शुरू हुआ था? तो भगत आंदोलन जो शुरू हुआ था वो डूंगरपुर बांसवाड़ा में हुआ था। और भगत आंदोलन किसने चलाया था? गुरु गोविंद गिरी के द्वारा ये आपका भगत आंदोलन चलाया गया था, जो कि भीलों के उत्थान के लिए आंदोलन चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जालरा पाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी? तो जालरा पाटन में नवलखा दुर्ग की जो नींव रखी थी वो किसने रखी थी? वो पृथ्वी सिंह ने रखी थी। आपको बिल्कुल याद रखना किसने रखी थी? पृथ्वी सिंह के द्वारा आपकी रखी गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको बिल्कुल याद रखना है। राजस्थान की आकृति है, तो राजस्थान की आकृति विषम कोणीय है भाई। विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है, और कुछ विद्वान कहते हैं पतंगाकार है। पतंगाकार भी राजस्थान की आकृति है और विषम कोणीय चतुर्भुज भी राजस्थान की आकृति है, बिल्कुल आपको याद रखना है। राजस्थान की आकृति पतंगाकार ये किस महोदय ने कहा था? टीएच हेडले ने पतंगाकार बताया था। जबकि विषम कोणीय चतुर्भुज के समान ये वैगनर महोदय ने कहा था, बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार है, तो राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार की मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर 1 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की आकृति पतंगाकार है, तो ये लो मैंने आपके सामने पतंग बना दिया। अब देखो अक्षांश की मैं बात करूँ तो यहाँ से स्टार्ट है आपका 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट। ठीक है, 30 डिग्री 12 मिनट। और इधर मैं बात कर लूँ आपके जैसलमेर साइड, अगर पूर्वी देशांतर की मैं बात करूँ तो 69:30 से 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट तक, बिल्कुल आपको याद रखना है। ठीक है, तो मैंने आपको राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार दोनों ही बता दिया, बिल्कुल आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब मैं बात कर लेता हूँ राजस्थान के कुल क्षेत्रफल की। तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, 0.74 मैंने ही आपको बताया, तो आपको याद रखना 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर में आपका राजस्थान फैला हुआ है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो राजस्थान का राज्य वृक्ष आपका खेजड़ी है। कौन सा? खेजड़ी है। राजस्थान का राज्य पुष्प आपका रोहिड़ा है। और राजस्थान का राजकीय पशु आपका चिंकारा है। और घरेलू श्रेणी के अंदर देखा जाए तो आपका ऊंट है भाई। कौन सा है? ऊंट है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अरावली की सर्वोच्च पर्वत चोटी निम्नांकित में से कौन सी है? इसमें से अगर सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो शहर है भाई। शहर की जो ऊंचाई है 1597 मीटर है। ठीक है, जबकि जरगा की मैं बात कर लूँ तो 1431 मीटर ऊंची है।
रघुनाथगढ़ की मैं बात कर लूँ तो 1055 मीटर ऊंची है। तारागढ़ की मैं बात कर लूँ तो 870 मीटर ऊंची है। तो कौन सी सबसे बड़ी हुई आपके सामने है? 1597 मीटर शेर वाली। और ऑल ओवर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। कौन सा शिखर? याद रखना, गुरु हमेशा ऊपर ही होता है। तो गुरु शिखर राजस्थान की सबसे बड़ी चोटी, इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। कुछ गाइड्स में आपको 1727 मिलेगी, लेकिन ऑथेंटिक और प्रमाणित 1722 मीटर को माना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान के किस भौतिक विभाग में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है? तो राजस्थान में इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाड़ौती का पठार। राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश हैं। सबसे पहले भौतिक प्रदेश की मैं बात कर लूँ तो अरावली पर्वतमाला। दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा? मरुस्थलीय क्षेत्र। तीसरे की मैं बात कर लूँ तो पूर्वी मैदान। चौथे की मैं बात कर लूँ जिसे दक्षिणी पूर्वी पठार या हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है। और मुकुंदरा की पठार जो पहाड़ी है आपकी, ये कोटा और झालावाड़ 2 जिलों में फैली हुई। कौन से में? कोटा और झालावाड़ में फैली हुई है। बिल्कुल आपको याद रखना है। ऊपरमाल है, तो ऊपरमाल क्या है? ऊपरमाल जो है बिल्कुल आपको याद रखना, हाड़ौती के पठार का भाग है। अरावली का हिस्सा बिल्कुल नहीं है, बोराट का भी नहीं है, आबू का भी नहीं है, नागौरी पठार का भी नहीं है। हाड़ौती पठार का भाग है ऊपरमाल, जो कि कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ? बिजोलिया स्थान भीलवाड़ा से लेकर बेसरोडगढ़ स्थान चित्तौड़गढ़ तक आपका फैला हुआ है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। ये मालवा के पठार का भाग है आपका ऊपरमाल। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है, क्योंकि हाड़ौती का पठार मालवा का उत्तरी हिस्सा है। इसी तरह ऊपरमाल भी किसका हिस्सा हो जाएगा? मालवा का पठार का। ये अरावली का पठार नहीं है। कई बार सवाल एग्जाम में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, ज़रूर अपने नोट्स में ऐड करें। कह रहा हूँ नोट्स तैयार करो, एक सवाल बाहर नहीं जाने दूंगा, मज़ा आ जाएगा। बस आप क्लास को शेयर करें, जो पशु परिचर की जो तैयारी करें उन साथियों को शेयर करें। एक सवाल आपका बाहर नहीं जाने दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें, मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ने में। और कमेंट करके ज़रूर बताना सर मज़ा आया या नहीं आया। थार मरुस्थल की स्थल आकृति किस प्रकार के बालुका स्तूपों से पटी पड़ी है? यानी सर्वाधिक कौन से बालुका स्तूप जो है आपके, वो थार के मरुस्थल में पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा जो आपके बालुका स्तूप है, पैराबोलिक बालुका स्तूप। बालुका स्तूप होता क्या है? जब हवा आती है, हवा की वजह से आपने रेत में जो आकृतियाँ बन जाती है ना, कभी तो चांद की तरह बन जाती है, कभी बालों की जो हेयर पिन होती है उस तरह बन जाती है। ठीक है, तो वो जो कभी स्टार की तरह बन जाती है, उन्हें आप बालुका स्तूप कहा जाता है। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा बालू का स्तूप पैराबोलिक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। और सबसे ज़्यादा खतरनाक और विनाशकारी जो है ना, बरखान है। कौन सा बालू का स्तूप है? बरखान बालू का स्तूप है, बिल्कुल आपको याद रखना। और समकोण पे आपका अनुप्रस्थ बनता है, और पवन के अनुसार जो बनता है वो पवनानुप्रति बालक का स्तूप कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान के भू क्षेत्र में लंबाई की दृष्टि से नदियों का सही आरोही क्रम है। पहले तो देखो आरोही क्रम के बारे में बता देता हूँ। आरोही क्रम, आरोही क्रम क्या होता है, एक अवरोही क्रम क्या होता है? अक्सर बच्चे या कंफ्यूज हो जाते हैं और सवाल को गलत कर देते हैं, बिल्कुल आपको याद रखना। तो आरोही क्रम की मैं बात करूँ तो आरोही क्रम मतलब हो गया आपका पहले सबसे छोटा, फिर सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। और अवरोही क्रम की मैं बात कर लूँ तो सबसे बड़ा पहला आएगा, फिर आपका सबसे छोटा आएगा, फिर आपका सबसे छोटा आएगा। तो अवरोही क्रम में सबसे बड़ा पहला आता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। आरोही क्रम में सबसे छोटा पहला आता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो आपको यह पूछा आरोही क्रम, तो आरोही क्रम। और पूछा क्या? देखो राजस्थान के भू क्षेत्र में पूछा, केवल ऑल ओवर नहीं पूछा, केवल राजस्थान में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। कैसे मैं बताता हूँ। कांतली नदी की लंबाई 100 किलोमीटर है, पूरी राजस्थान में बहती है। चंबल की बात कर लो तो इसकी कुल लंबाई तो 965 है, और राजस्थान की बात करूँ तो केवल 135 किलोमीटर ही बहती है। लूनी नदी की कुल लंबाई तो 495 किलोमीटर है, और राजस्थान में केवल 330 किलोमीटर ही बहती है। फिर बनास नदी की बात करूँ तो बनास नदी जो है ना, पूरी आपके राजस्थान के अंदर बहती है, लगभग 500 प्लस इसकी आपकी लंबाई है, और ये पूरी ही आपके राजस्थान के अंदर बहती है, आपको बिल्कुल याद रखना है। तो ये आपका केवल राजस्थान में लंबाई की दृष्टि से नदियों का मैंने आरोही क्रम आपको बता दिया है, बिल्कुल आपको याद रखना है। कांतली नदी कहाँ से निकलती? खंडेला की पहाड़ियों से निकलती। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? तो चंबल नदी आपके मध्य प्रदेश से आती है। कहाँ से आती है? मध्य प्रदेश से। लूनी नदी की बात करूँ तो अजमेर के नागपाट से निकलती है। बनास नदी की बात करूँ तो खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा के लिए निम्नांकित में से कौन सा एक कारण नहीं है? सवाल को अच्छे से पढ़ना है या नहीं है पूछा, क्या पूछा? अक्सर बच्चे आप कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो है तो सीधा ही पहला अरावली की अवस्थिति लगा के सवाल को गलत कर देते हैं।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ग्रीष्मकालीन के दौरान उच्च वायुदाब, इसका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये अल्प वर्षा का कारण नहीं है, बाकी सारे हैं जिनके कारण कम वर्षा राजस्थान में होती है। राजस्थान में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रफल में विस्तृत है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल अगर मैं बात करना चाहूँ तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो मृदा के बारे में अगर मैं बताता हूँ तो ये राजस्थान का मैप है, राजस्थान का मैप पतंगाकार है। ये इधर ये पूरा आपका रेगिस्तान है, ठीक है। इधर ये देखो थोड़ा हाड़ौती का पठार है, ये हाड़ौती का पठार फैला हुआ, ये आपका रेगिस्तान हो गया। और ये आपकी अरावली इसके पास से निकल रही है, ठीक है। बाकी ये आपका पूर्वी मैदान हो गया। तो देखो वैज्ञानिक दृष्टि से मिट्टी की बात करूँ तो 5 भागों में बांटा गया। कौन कौन सी? देखो मैं बता देता हूँ, एरिडोसोल, एंटीसोल, इंसेप्टिसोल, वर्टिसोल और अल्फीसोल। अल्फीसोल 5 भागों में बांटा गया। और देखो एंटीसोल और एरिडोसोल ये दोनों प्रकार की जो मृदा आपके रेगिस्तान के अंदर पाई जाती है, ठीक है। और रेगिस्तान कितना एरिया घेरा हुआ पड़ा आपको, तो आप सभी को पता होगा 61.11% में राजस्थान में आपका रेगिस्तान फैला हुआ है, यानी आधे से भी ज़्यादा, यानी 2/3 भाग तो केवल रेगिस्तान फैला हुआ है। तो सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी होगी? एरिडोसोल और एंटीसोल ही होगी, क्योंकि ये दोनों ही प्रकार की मृदा आपके मरुस्थल में पाई जाती है। अरावली के आसपास की बात करूँ तो आपकी इनसेप्टिसोल मृदा पाई जाती है। कौन सी? इनसेप्टिसोल मृदा। फिर मैं बात कर लेता हूँ हाड़ौती के पठार में आपकी वर्टिसोल प्रकार की मृदा पाई जाती है। और पूर्वी मैदान में आपकी अल्फीसोल प्रकार की मृदा पाई जाती है। कैसी मृदा पाई जाती है? तो अल्फीसोल की आपकी मृदा पाई जाती है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ, तो इसके अलावा देखो मैं आपको बताता हूँ और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको मैं बता देता हूँ। इम्पोर्टेंट फैक्ट बिल्कुल आपको याद रखना है। देखो अगला सवाल मैं बताता हूँ, अगला सवाल आपको बताता हूँ, देखना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगले सवाल की मैं चर्चा करना चाहूँगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 30, माउंट आबू क्षेत्र में किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 30 की अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर 2 उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार। देखो राजस्थान के अंदर मैं बता देता हूँ आपको, पूरी ही उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार है, क्योंकि राजस्थान की जलवायु उपोष्ण प्रकार की, क्योंकि राजस्थान में जो कर्क रेखा गुजरती, कर्क रेखा के नीचे नीचे उष्ण होता, तो कर्क रेखा गुजरती बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य से गुजरती है अभी, ठीक है। और कर्क रेखा की राजस्थान में जो लंबाई है वो 26 किलोमीटर है। डूंगरपुर को छूती हुई सीधी बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है आपकी कर्क रेखा। कर्क रेखा बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन, राजस्थान में विधि द्वारा संरक्षित विश्व धरोहर में शामिल अद्वितीय पक्षी संरक्षण स्थल है। पक्षी संरक्षण स्थल कौन सा है? तो बिल्कुल केवलादेव घना है। आपका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले देखो 1985 के अंदर 1985 में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। फिर मैं बात कर लेता हूँ 2010 में, 2010 के अंदर आपका जंतर मंतर को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। फिर मैं बात कर लेता हूँ 2013 में, 2013 में राजस्थान के 6 पहाड़ी किले को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। और 6 पहाड़ी किले कौन कौन से थे वो भी मैं आपको बता देता हूँ, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और आमेर, ये 6 किलों को शामिल किया गया। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ 2019 में तो जयपुर का परकोटा भी आपका विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है? मूल कारण क्या है? तो राजस्थान में मरुस्थलीकरण का जो मूल कारण है ना, सूखे की बारंबारता, क्योंकि देखो राजस्थान में अकाल आपके बहुत पड़ते हैं, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। हर दूसरे तीसरे साल में राजस्थान में अकाल पड़ता है और राजस्थान में वर्षा बहुत कम होती है। मैं औसत वर्षा की बात कर लेता हूँ तो 57.51% राजस्थान के अंदर आपकी औसत वर्षा होती है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। इसके अलावा अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र 2013-14 में बोई जाने वाली फसल कौन सी है? आपको बिल्कुल याद रखना है, कौन सी है आपको बिल्कुल याद रखना है। तो उस समय भी आपके अनाज ही बोई जाती थी, आज भी आपके अनाज ही बोया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान के अंदर 2022-23 की बात कर लो तो सबसे ज़्यादा आपका अनाज बोया जाता है, सबसे ज़्यादा आपका अनाज बोया जाता है। देखो सरसों राजस्थान में प्रथम स्थान पे, पोषक अनाज राजस्थान में प्रथम स्थान पे, कुल दलहन राजस्थान प्रथम स्थान पे, बाजरा राजस्थान प्रथम स्थान पे। इन 4 फसलों के अंदर राजस्थान का पूरे भारत देश में प्रथम स्थान है। बिल्कुल याद रखना, एग्जाम में बनेगा, पक्का बनेगा आपका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2012 की पशु गणना की अंतिम
के अनुसार राजस्थान की कुल पशु संख्या, तो राजस्थान की कुल पशु संख्या जो है 577 लाख है भाई। कितनी है? 577 लाख है। आपको बिल्कुल याद रखना। 34 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब लेकिन देखो मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। देखो राजस्थान में 2019 2000 इसमें 5 जोड़ लो, 2017 के अंदर जो पशु गणना रिपोर्ट आ गई थी वो 20वीं पशु रिपोर्ट थी, ये 19वीं पशु रिपोर्ट है। इसके आंकड़े जो है 2019 में जारी किया गया था, क्योंकि ऑनलाइन रिकॉर्ड सारा किया गया था। इसके अलावा 2019वीं पशु गणना रिपोर्ट और 20वीं पशु गणना रिपोर्ट के अंदर पशुओं के मामले में पशुओं में कमी आई है। कितनी प्रतिशत कमी आई? तो 1.66% की कमी आई। कितनी? 1.66% आपको याद रखना है। कितनी कमी आई? 1.66%। और 20वीं पशु गणना के अनुसार मैं बात कर लूँ तो राजस्थान में कुल कितने पशु है? तो आपको याद रखना 568 लाख। ठीक है, 577 लाख तो आपके थे 19वीं पशु गणना में, और 20वीं पशु गणना में कुल पशु कितने हो गए? 568 लाख हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। निम्नांकित में से कौन सी सिंचाई परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल व्यास। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना पहरा। ठीक है, व्यास जब भी आ जाए आपकी तो आपको याद रखना पहरा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इस तरह से आप अच्छे से याद कर सकते हो। इंदिरा गांधी नहर की चौधरी कुंभाराम लिफ्ट से राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित है? तो 36 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर से जो आपके लाभान्वित जिले हैं ना वो कौन से है? तो बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हनुमानगढ़, दूसरा आपका चूरू, दोनों ही जिले लाभान्वित हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का राष्ट्रीय राजमार्ग जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर दोनों का हिस्सा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 है, जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 37 का। ठीक है, और इसका नया नाम बदल दिया गया अभी, NH76 का नया नाम हो गया 27, यानी 76 का नया नाम 27 हो गया आपका, ये भी याद रखना। सुपर नेशनल हाईवे योजना सम्मिलित राजस्थान की सड़क मार्ग का नाम है, तो इसका जो नाम है महाराजा अग्रसेन मार्ग है। महाराजा अग्रसेन मार्ग, महाराजा अग्रसेन मार्ग। जामर कोटड़ा जिस खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका जामर कोटड़ा किसके लिए जाना जाता है? तो रॉक फास्फेट के लिए जाना जाता है। ये आपके उदयपुर में पड़ता है। किस में पड़ता है? उदयपुर के अंदर पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का कौन सा जिला वर्तमान में जिप्सम का अधिकतम उत्पादन करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जिप्सम का सबसे ज़्यादा उत्पादन आपके बीकानेर में होता है। देखो उस समय 2016 में जब पेपर हुआ था तब भी बीकानेर था, आज 2024 चल रहा, आज भी आपका बीकानेर है। सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो बीकानेर में होता है। जिप्सम की सबसे बड़ी खान बीकानेर में है, उसका नाम है आपका जामसर। भारत की सबसे बड़ी जिप्सम की जो सबसे बड़ी खान है जामसर है, जो कि आपके बीकानेर में पड़ती है। तो आज के ये 40 क्वेश्चन ही थे, फिर उसके बाद आपके जो हैं वो इंजीनियरिंग के सवाल स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस क्लास को अपने मित्रों से शेयर ज़रूर करें।